हेलो। सो लेट अस स्टार्ट। तो हम लोग को आज नोट्स बनाने हैं, तो वी विल स्टार्ट विद आवर नोट्स मेकिंग प्रोसेस. सो लेट्स कंटिन्यू. वी आर स्टिल डूइंग द पॉलिटी पार्ट and I hope that you are also revising all this thing that we are doing in the class. So let's write union territories. Union. Okay, I have to change my pen. Okay, so union territories. ओके तो यूनियन टेरिटरीज को जो गवर्न करते हैं वो कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं, बाकी लेफ्टिनेंट गवर्नर. हमने ये टॉपिक देख लिया था, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट सबको पता ही होता है. कोलिशन गवर्नमेंट में पता ही है कि कैसे मल्टीपल पार्टीज आती हैं, तो उसकी पूरी पॉलिटिक्स इसमें बताई हुई थी. केयर टेकर गवर्नमेंट मैंने आपको बताया था, ये पढ़ लेते हैं. स्टेट लेवल द गवर्नमेंट कैन नॉट बी कैरिड ऑन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन. देयर इज अ प्रोविजन ऑफ प्रेसिडेंट रूल. तो देर इज़ नो प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर एनीथिंग लाइक केयर टेकर गवर्नमेंट, कुछ ऐसा है नहीं. तो द टर्म हैज़ कम टू बी यूज इन कॉमन पार्लियामेंट टू डिस्कस द स्टेटस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दैट हैड रिजाइन, जिन्होंने रिजाइन कर दिया और ऑन हैव लॉस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ लोकसभा, बट इज आस्क्ड टू बाय द प्रेसिडेंट टू कंटिन्यू. ठीक है, तो ये लिख लेते हैं ये वर्ड केयर टेकर गवर्नमेंट. केयर टेकर गवर्नमेंट में क्या होता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का एक तरह से लॉस्ट कर देते हैं दी कॉन्फिडेंस इन पार्लियामेंट, बट स्टिल अलाउ कर दिया जाता है उनको टिल नेक्स्ट गवर्नमेंट. उनको कहते हैं केयर टेकर गवर्नमेंट. ठीक है, ये वर्ड भी क्लियर हो गया. परमानेंट सर्विसेज में सिविल सर्विसेज के बारे में देखा था हमने. ठीक है, तो सिविल सर्विसेज को रैशनलाइज करने की बात हुई थी. ओके, तो ये हुआ 1992. द ब्रिटिश गवर्नमेंट फाइनली गो टू द डिमांड और साइमल्टेनियसली इलेक्शन होने लग गए 1992 में. ठीक है, तो फैक्ट ऐसे फैक्ट लिख देता हूँ. फैक्ट 1922 में साइमल्टेनियसली इलेक्शंस नहीं, एग्जामिनेशन. ठीक है, सिविल सर्विस एग्ज़ाम होने लग गए. इतना लिख दिया मैंने. साइमल्टेनियसली सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम होने लग गए. कहाँ पे? लंदन एंड इंडिया. ऐसे बहुत जल्दी नोट्स बनाया मैंने. अब आगे. ओके, जो अंडरलाइन है वो पढ़ रहे हैं. द अटेनमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी मेड द सिविल सर्विसेज फुल्ली अकाउंटेबल टू द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड द पार्लियामेंट. आर्टिकल 309 में लिखा हुआ है, प्रोवाइडेड फॉर द रेगुलेशन ऑफ रिक्रूटमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस. रेगुलेशन ऑफ रिक्रूटमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ यूनियन एंड स्टेट सर्विसेज बाय अप्रोप्रिएट लेजिस्लेचर. तो लेजिस्लेचर होंगे, they will basically regulate of recruitment and condition of services to the provision and the constitution until any such law are enacted, the service to be regulated by the president or governor. ठीक है, तो 309 में लिखा हुआ है, 309 में लिखा हुआ है आर्टिकल में कि लेजिस्लेचर है वो क्या बनाएगी? बेसिकली वो करेगी एक तरह से कंडीशन ऑफ सर्विस एंड रेगुलेशन. तो लिख देता हूँ मैं, रेगुलेशन ऑफ रिक्रूटमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस. कहाँ पे? यूनियन प्लस स्टेट लेवल पे होगा ये. ठीक है, तो इफ नॉट देन प्रेसिडेंट करेंगे और गवर्नर करेंगे. ठीक है, तो ये नहीं होगा तो प्रेसिडेंट करेंगे या फिर आपके गवर्नर करेंगे. तो एक्ट से होगा ये. ठीक है, तो अभी बैकग्राउंड से शोर आ रहा होगा, तो लेट्स इग्नोर दैट. थोड़ा सा शोर आपको सुनाई दे रहा होगा. 309. तो आर्टिकल 309 में तो पता चल गया कि लेजिस्लेचर का काम है सारा, यूनियन लेवल पे और स्टेट लेवल पे. 310 में लिखा हुआ, लेट डाउन प्रिंसिपल दैट एवरी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इन डिफेंस और सिविल सर्विस हैव लेट ऑफिस ड्यूरिंग द प्लीजर ऑफ द प्रेसिडेंट और द गवर्नर. तो 310 में लिखा हुआ है कि डिफेंस होगा या सिविल होगा
ये होगा प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट, अगर यूनियन पे होगा, या गवर्नर। अच्छा, प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी आते हैं, अगर आपको याद हो, ठीक है। और नो कॉन्फिडेंस वाली बात तो हमको पता ही है, वो अगर आप पीछे पन्ना पलटोगे तो आपको दिखेगा प्लीजर ऑफ द प्रेसिडेंट तक मिनिस्टर आपका आएंगे, प्लस कॉन्फिडेंस इन द लोकसभा, ठीक है। तो ये भी हमने देखा था। डिफेंस वाले और सिविल वाले जो लोग होंगे, थोड़ा सा ये हो गया इसमें, एक मिनट, थोड़ा सा ये तो डिफेंस वाले लोग जो होंगे और सिविल सर्विसेज वाले लोग होंगे, वो लोग एक तरह से प्लीजर ऑफ दी प्रेसिडेंट गवर्नर तक रहेंगे, ठीक है। तो इसको भी इग्नोर करते हुए अब आगे चलते हैं। अभी देखो, ऑल्सो सेपरेट प्रोविजन वर मेड फॉर रेगुलेटिंग द रिक्रूटमेंट एंड कंडीशन फॉर सर्विस ऑफ सर्टेन कैटेगरीज ऑफ पब्लिक सर्वेंट, एग्जाम्पल ऑफिसर्स एंड स्टाफ ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। इनके अलग कानून बनाए गए, एम्प्लॉयज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड दी हाई कोर्ट, पर्सन सर्विंग द इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट, आर्टिकल 309 डिड नॉट अप्लाई टू देम। तो लेट्स रीड इट अगेन। So also separate provision were made for regulating the recruitment and condition of certain categories of public services, जैसे ये आर्टिकल 309 डेड नॉट अप्लाई ऑन देम। तो 309 में क्या बोला हुआ कि वो बनाए जाएंगे ना, कानून बनाए जाएंगे जिससे सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन को कंट्रोल किया जाएगा, रेगुलेट किया जाएगा। बट इसमें लिखा हुआ है कि 309 अप्लाई नहीं होता इन चीज़ों पे, लेजिस्लेचर सेक्रेटेरिएट्स पे, एम्प्लॉय ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट, पर्सन सर्विंग द इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट, ठीक है। तो इन पे ये बेसिकली एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी कि 309 किस पे एप्लीकेबल नहीं है, ओके। तो ये है अगेन फिर से, ऑल्सो सेपरेट प्रोविजन वर मेड फॉर रेगुलेटिंग द रिक्रूटमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ सर्टेन कैटेगरीज ऑफ पब्लिक सर्विसेज, एग्जाम्पल दिस एंड दिस, आर्टिकल 309 डिड नॉट अप्लाई टू देम, ठीक है। तो ये भी लिख लो कि 309 जो है नॉट अप्लाई, वो कहाँ पे अप्लाई नहीं होता। तो पहले लेजिस्लेचर के सेक्रेटेरिएट, स्टाफ ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, थर्ड IAAS इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट जो होता है, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट सर्विस, उस पर एप्लीकेबल नहीं होता ये, ठीक है। तो ये थोड़ा सिविल सर्विसेज के बारे में देख रहे हैं हम लोग। अभी चलते हैं आगे, यहाँ से ठीक, यहाँ से पढ़ते हैं। द प्रोटेक्शन वॉज नॉट अवेलेबल टू डिफेंस एम्प्लॉयज एंड इवन इन केस ऑफ सिविल सर्विस इट डिड नॉट अप्लाइड इफ द पेनल्टी वॉज एनी अदर देन डिसमिसल, रिमूवल और रिडक्शन। तो इसमें 311 में देखो साफ साफ लिखा हुआ है कि एक तरह से लिमिटेशन है ऑन द एक्सरसाइज ऑफ द प्लीजर प्रिंसिपल। प्लीजर प्रिंसिपल नहीं कि कभी भी आप उसको निकाल सकते हो। तो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है सिविल सर्विसेज की जॉब को, ठीक है। जिसके लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमारी जॉब सिक्योरिटी जो है 311 से है, तो वो चीज़ आपको याद रखनी है। 311 में 311 ऐसे लिखो ठीक है, जॉब सिक्योरिटी फॉर सिविल सर्विसेज, सिविल सर्वेंट लिख देता हूँ मैं। सिविल सर्वेंट की जॉब सिक्योरिटी 311 में मेंशन है, ठीक है। इसीलिए नो सिविल सर्वेंट कुड बी डिसमिस, रिमूव बाय अथॉरिटी, ऐसा, ठीक है। द प्रोटेक्शन वॉज नॉट अवेलेबल टू डिफेंस एंड इवन केस ऑफ सिविल एम्प्लॉयज इट डिड नॉट अप्लाई इफ द पेनल्टी वॉज अदर देन। अगर डिसमिसल, रिमूवल और रिडक्शन इन रैंक के अलावा कुछ है तो एप्लीकेबल नहीं होगी, तब आपकी कार्रवाई होगी, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं है कि फुल्ली प्रोटेक्टेड है, बट हाँ इसके अलावा अदर देन डिसमिसल, रिमूवल और रिडक्शन, अगर रिमूवल की बात चल रही है, रिडक्शन की बात चल रही है, डिसमिसल की बात चल रही है, इसके अलावा तो आपका एप्लीकेबल होगा। द आर्टिकल हाउएवर मेड नो डिस्टिंक्शन बिटवीन पर्सन होल्डिंग अ टेम्पररी पोस्ट एंड वन होल्डिंग अ परमानेंट पोस्ट, ठीक है। तो नो डिस्टिंक्शन भी लिख देता हूँ, क्योंकि आगे जाके वो वाली सर्विस आएगी ना, टेम्पररी सिविल सर्विस, तो उसमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं है। नो डिस्टिंक्शन बिटवीन टेम्पररी एंड परमानेंट, ठीक है। कुछ भी ऐसा डिस्टिंक्शन नहीं बनाया हुआ है, ओके। तो ये भी अपनी कहानी हो गई यहाँ पे। आप लोगों को लग रहा है बहुत स्लो चल रहे हैं ना, बहुत स्लो, बट स्लो इज़ द फास्टेस्ट वे। जितना स्लो करोगे उतना जल्दी चीज़ें कवर होंगी।
ये मैंने एक कोड कहीं पढ़ा था, ऑल इंडिया सर्विसेज आर कॉमन इन यूनियन स्टेट, दोनों को सर्व करती है। 2 ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, IAS और IPS आर मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। ठीक है, तो ये भी लिख लो, IAS IPS को कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन भी किया हुआ है, COI ने मेंशन किया हुआ है इसको। ठीक है, तो COI ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने मेंशन किया हुआ है इसको। ठीक है, अभी इसको आगे बढ़ते हैं, रुको मैं थोड़ा सा इसका अलाइनमेंट सही कर देता हूँ। तो ये है मेंशन द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 312 लेज डाउन दैट इफ राज्यसभा पास अ रेजोल्यूशन बाय 2/3 ऑफ द मेजोरिटी, है ना, नेसेसरी है या नेशनल इंटरेस्ट के लिए है, तो और कोई भी ऑल इंडिया सर्विस बनाई जा सकती है। ठीक है, अगर राज्यसभा ने रेजोल्यूशन पास करी है 2/3 ऑफ द मेजोरिटी। ठीक है, जैसे कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस, पार्लियामेंट फिर इसको कानून के हिसाब से बना देगी। ठीक है, तो 312 में लिखा हुआ है कि क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विस, एग्जाम्पल ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस, जुडिशियल सर्विस कर सकते हैं। कैसे करेंगे? 2/3 मेजोरिटी ऑफ राज्यसभा क्या करेगा? रेजोल्यूशन पास करेगा कि करना है कुछ। ठीक है, देन पार्लियामेंट ऑफ इंडिया बाय लॉ बना देगा। ठीक है, तो ये बनाने का पूरा कहानी। ओके, तो इसीलिए पार्लियामेंट ने कानून बना रखा है, ऑल इंडिया सर्विस एक्ट क्रिएटिंग सर्टेन ऑल इंडिया सर्विस इन एडिशन टू IAS IPS। ठीक है, तो IAS IPS के अलावा भी बना रखी हैं। आर्टिकल 312 ऑल्सो एम्पायर पार्लियामेंट टू रेगुलेट रिक्रूटमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस अपॉइंटेड टू ऑल इंडिया सर्विस। तो ऑल इंडिया सर्विस का जो रेगुलेशन होगा वो पार्लियामेंट करेगी। ठीक है, तो पार्लियामेंट करेगी रेगुलेशन अपने सिविल सर्विसेज का। समझ रहे मेरी बात? तो ये भी लिख लो कि रेगुलेट दी, ऐसे कर देता हूँ, रेगुलेट दी रिक्रूटमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस फॉर ऑल इंडिया सर्विस बाय पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया बेसिकली पार्लियामेंट, वो ऑल इंडिया सर्विसेज को रेगुलेट करेगी रिक्रूटमेंट के लिए और कंडीशन ऑफ सर्विस के लिए, और वो बना भी सकती है। बट जर्नली सिविल सर्विस को कंट्रोल करने के लिए जो ऑल इंडिया सर्विस नहीं है उसके लिए आर्टिकल 309 है कि लेजिस्लेचर आएगा, एक्ट पास करेगा, रेगुलेशन सब होगा। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ऑल इंडिया सर्विस के लिए अलग भी बात की गई 312 में। तो ये मैंने अंडरलाइन नहीं किया तो मैं नहीं पढ़ रहा इसको। पब्लिक सर्विस कमीशन बोल रखा है कि पब्लिक सर्विस कमीशन होगा, एक यूनियन लेवल पे एक और एक स्टेट लेवल पे होगा। ठीक है, और ऑल एक्सपेंस जो होगा वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ यूनियन और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से आएगा। ठीक है, उनको फंडिंग बेसिकली कंसोलिडेटेड फंडिंग से आएगी। सुप्रीम कोर्ट हैज़ हेल्ड द फंक्शन ऑफ द कमीशन इज प्योरली एडवाइजरी है, एडवाइजरी होगा। ठीक है, इफ ए पब्लिक सर्वेंट देयर बाय कैन नॉट एक्सपेक्ट अ रेमेडी इन द कोर्ट अंडर आर्टिकल 320। अगर किसी का नाम, मैं ये तो आपको सिंपल ही है ना, अगर आपका सिलेक्शन हो भी गया तब भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि तो कोर्ट में जा नहीं सकता, क्योंकि वो एक एडवाइजरी चीज़ है। कमीशन की बात जो है वो एडवाइजरी है। ठीक है, तो जो कमीशन होगा जो स्टेट लेवल पे होगा, पब्लिक लेवल पे एडवाइजरी होगा। ठीक है, ये एडवाइजरी, ये आपको क्लियर होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स में ये सिंपल सी बात 323 और 323A और B है। ठीक है, तो A और B में दोनों में लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर को पावर दे रखी है कि आप होंगी रिक्रूटमेंट एंड कंडीशन ऑफ पब्लिक ये सर्विसेज के लिए। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स तो वही होती है जो जॉब ऑफ से रिलेटेड जिसको दिक्कत होती है ना पब्लिक सर्विसेज में, तो जाना पड़ता है वहाँ पे। तो 323A 323B ये है यूनियन, ये है स्टेट। हाँ ठीक है, और इसमें बोल रखा है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया या स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, क्या बना सकते हैं ये दोनों? अपना अपना बना सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स बना सकते हैं। ठीक है, वो ऐसा बना सकते हैं, ये बात लिखी हुई है इसमें। ओके,
और क्यों बनाया जाएगा, वही रिक्रूटमेंट, कंडीशन ऑफ पब्लिक, ये सब और भी मैटर्स के लिए बना सकते हैं, जैसे टैक्सेशन, लेबर मिनिस्ट्री, लैंड रिफॉर्म्स, इन सब के लिए बनाया जा सकता है। ठीक है, इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल एक्ट पास किया गया था। और इसमें क्या हुआ था, रिजॉल्विंग सर्विसेज डिस्प्यूट जो है वो जुरिडिक्शन से ले लिया था कोर्ट का, हाई कोर्ट का जुरिडिक्शन ले लिया था, बट सुप्रीम कोर्ट में तो अपील रहती है आर्टिकल 136 में, ये तो पता ही है सबको। ठीक है, तो ये बात है। अब ये कुछ डिबेट्स हमारी, ये कि जर्नलिस्ट होता है, मिनिस्टर सर, ये सब हमने देख लिया। ये बेसिकली थ्योरेटिकल टॉपिक है, और थ्योरेटिकल बोले तो मेंस टॉपिक है, तो वो उतना ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है, बिकॉज हम प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो इसको इग्नोर करते हुए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। ये चैप्टर देखते हैं कितना हो पाता है, कोई मैं टारगेट लेके नहीं चल रहा हूँ क्योंकि बड़ा चैप्टर है। ठीक है, अगेन फोकस याद रखना, फोकस है सिर्फ प्रीलिम्स के लिए पढ़ना, अभी मेंस के लिए नहीं। मेंस के लिए अगेन, मेंस के लिए दूसरी बुक्स आती हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सी बुक्स आती हैं। मेंस के लिए एक आपको ये पढ़नी पड़ेगी, ये वाली एडिटोरियल 2022 के पढ़ लो तो अच्छा है, मतलब थोड़ा आपको इश्यूज़ पता चलते रहेंगे। तो पॉलिटी सेक्शन तो एटलीस्ट पढ़ लो, क्योंकि ज़्यादा होता नहीं है, चीज़ें रिपीट ही होती हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, पार्लियामेंट वाला चैप्टर पढ़ते हैं। पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। In the system of parliamentary democracy that we have adopted in our country, it is natural that Parliament should occupy a place of primacy and preeminence in the structure of governance. Parliament of India is the supreme law-making body of the Union. Also, it is the highest representative institution of the people. The bicameral Union legislature called Parliament is the pivot on which the political system of the country revolves. Under the provision of the universal adult franchise, the people exercise their sovereign power while casting their votes to elect representatives to the popular house of the Union Parliament. And the Parliament becomes the people's institution per excellence, through which the sovereign will of the people finds expression. In parliamentary system, we use the terms first reading, second reading, third reading of bill. तो रीडिंग का वर्ड का इस्तेमाल करते हैं पार्लियामेंट में। द बिल हैव टू बी रीड टू मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। When a bill is read to member for the first time, it is called first reading, and so on. The whole idea is that in parliament we talk and discuss, try to persuade and take decision through discussion and persuasion. तो सिंपल बात है, पार्लियामेंट की तारीफ की गई, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ओके, आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन बाय सेइंग दैट देयर शैल बी पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट को भी क्रिएट किया गया फॉर यूनियन, विच मीन्स पार्लियामेंट मस्ट ऑलवेज बी देयर। पार्लियामेंट तो होगी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन, पार्लियामेंट का हिस्सा है प्रेसिडेंट की नहीं, ये आपको बताना है। अगर आप नोट्स को पलटोगे, ठीक है, नोट्स को पलटोगे और आप देखोगे प्रेसिडेंट वाले नोट्स में जाओ, ठीक है, और पीछे चलो, ठीक है। ये तो प्रेसिडेंट का फंक्शन है, और ये पार्लियामेंट होगी आर्टिकल 17 में देखो साफ साफ लिखा भी है, तो उसके नोट दोबारा बनाने की ज़रूरत भी नहीं है कि पार्लियामेंट होगी। पार्लियामेंट होगी तो पार्लियामेंट में 3 हिस्से होंगे, प्रेसिडेंट होगा, लोकसभा होगी, राज्यसभा होगी, तो प्रेसिडेंट होगा, यानी कि ये भी पार्ट है। सिमिलरली गवर्नर भी पार्ट है अपना स्टेट लेजिस्लेचर का। ठीक है, तो गवर्नर भी पार्ट है, लिखा हुआ है, पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर है, साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, तो पार्लियामेंट होगी वाला प्रोविजन 79 में लिखा हुआ, तो हमने नोट्स में भी लिखा हुआ, तो लिखने की जरूरत नहीं है। एट द स्टेट their legislature occupy similar position. It is important to remember that in a parliamentary polity, just as government is responsible to the legislature is also responsible to the people who are the ultimate sovereign. ठीक है, कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट देखते हैं क्या कंपोजिशन है। देखो इसमें ये लिखा हुआ है कि जैसे पीपल हैं, पीपल जो लेजिस्लेचर है वो पीपल को रिप्रेजेंटेटिव है, और जो एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल है। और एग्जीक्यूटिव से निकल के आया बेसिकली अपना वही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऐसा कुछ इस तरीके से है बात। पार्लियामेंट में क्या क्या चीज़ें मैंने बताया, पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड द 2 हाउस राज्यसभा एंड द लोकसभा। ऑफ द 3 कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द पार्लियामेंट ओनली द लोकसभा इज सब्जेक्ट टू डिसॉल्यूशन। मैंने बताया था ये मर जाएगी, बाकी सब जिंदा रहेंगे। ठीक है, द राज्यसभा इज अ परमानेंट एंड कंटिन्यूइंग हाउस एंड देयर ऑलवेज बी ए प्रेसिडेंट और पर्सन परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो प्रेसिडेंट होगा या वाइस प्रेसिडेंट होगा बेसिकली, है ना। वाइस प्रेसिडेंट का स्पेसिफिकली कोई काम मेंशन नहीं है, सिमिलरली डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर का भी काम मेंशन नहीं है, बस हाँ वो अपना काम करेगा। और जो अपना वाइस प्रेसिडेंट होगा तो वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा भी होगा, ये हमने देख लिया, बहुत बार देख लिया ये। द प्रेसिडेंट, the principle that in parliamentary system of government the executive is the part of parliament is also symbolized by the president of the union, who is the head of the state and in whom all the executive power of the union vests
being a constituent functionary of the parliament. Even though the president does not sit or participate in the discussion in either of the two houses, he exercises several powers and performs important function in respect to parliament. The president is elected by an electoral college, हमने देखा था, जिसमें कौन कौन होते हैं, अगर आप याद करो, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द बोथ इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं और लोकसभा के भी होते हैं, उसमें मेंबर्स हैं, ठीक है। तो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द टू हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द टू हाउस ऑफ द पार्लियामेंट जो जो इलेक्टेड होके आए हैं, जैसे लोकसभा में इलेक्टेड, राज्यसभा में इलेक्टेड, और MLAs बेसिकली हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स नहीं है, ये हम चैप्टर में देख चुके हैं, ठीक है। राज्यसभा, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन द राज्यसभा और द काउंसिल ऑफ स्टेट एज इट्स नेम इंडिकेट द हाउस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट को रिप्रेजेंट करना है तो वो राज्यसभा है, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ मैक्सिमम 250 मेंबर होते हैं इसमें, जिसमें इतने इलेक्टेड होंगे, आपके 238 इलेक्टेड होंगे बाय द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। तो स्टेट लेजिस्लेचर से लोग जाएंगे 328 इलेक्ट होकर राज्यसभा में, एंड 12 जो होंगे वो नॉमिनेट करेगा प्रेसिडेंट बाय, जो आर्ट, लिटरेचर और कॉर्पोरेटिव मूवमेंट वाले जो लोग होंगे वो आपका प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेगा। इलेक्शन टू द राज्यसभा आर इनडायरेक्ट एंड बेस्ड ऑन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो राज्यसभा का इलेक्शन हमको ये देखने को मिलता है कि इनडायरेक्ट है, मतलब लोग उसमें डायरेक्टली वोट नहीं करते, हमारे जो MLA होते हैं वो वोट करते हैं राज्यसभा में, ठीक है। बेस्ड ऑन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, द डिफरेंट स्टेट इन द यूनियन हैव नॉट बीन गिवन इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन स्टेट राज्यसभा। तो ये डिफरेंट स्टेट ऑफ द यूनियन, जैसे इंडिया में बहुत सारे स्टेट हैं तो उनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं दी हुई है, हैव नॉट बीन गिवन इक्वल रिप्रेजेंटेशन, इक्वालिटी वाली बात नहीं दे रखी। तो ऐसा है कि यूपी के बहुत ज़्यादा आ जाएंगे, गोवा के बहुत कम आएंगे, सिक्किम के बहुत कम आएंगे, ऐसा दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि प्रोपोर्शनल है। द नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ईच स्टेट इन इंडिया डिपेंड लार्जली ऑन इट्स पॉपुलेशन। देयर आर प्रेजेंटली 245 मेंबर्स इन राज्यसभा डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग डिफरेंट स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज एज फॉलोज, ठीक है। इतने होंगे। देखो अगर आप यूपी देखोगे तो पॉपुलेशन में यूपी सबसे ऊपर है, तो यूपी से 31 है, और सिक्किम देख लो एक बार आप, सिक्किम से 1 है। तो राज्यसभा में ऐसा होता है, राज्यसभा का इलेक्शन भी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है। बट एक्चुअल में प्रेसिडेंट का इलेक्शन के बारे में भी यही लिखा हुआ है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, बट ऐसा वो होता नहीं एक्चुअल में। जो वो होता है वो एक मिसनोमर है बेसिकली, है ना, वो एक मिसनोमर है कि वैसा इलेक्शन होता है, बट एक्चुअल में उसका इलेक्शन ऐसा होता नहीं है। एक्चुअल में उसका इलेक्शन होता है सिस्टम ऑफ अल्टरनेट वोट, ठीक है, सिस्टम ऑफ अल्टरनेट वोट बोल सकते हो। बाकी पूरा फॉर्मूला वाइज हमने सबको देख लिया था, तो आई थिंक उसमें जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो एक ही हो गया। अच्छा, प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन होते हैं उसका जो लॉ है वो लॉ बनाता है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो एक लॉ बना भी रखा है प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट एक्ट, जो ये है, जिसमें बता रखा है कि 15 इलेक्टर्स होना चाहिए, प्रपोजर्स, और 50 एज सेकेंडर्स होने चाहिए, ठीक है यार। वो सब छोड़ो, अब बीच बीच में रिवाइज कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं क्या बता रहा था आपको, ये बता रहा था, ये है ना, द 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल दिस, हाँ नॉमिनेट होंगे ये। अनलाइक द लोकसभा, राज्यसभा इज परमानेंट बॉडी एंड इट्स नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर एवरी 2 ईयर। द टर्म ऑफ द इंडिविजुअल 6 ईयर्स। ये तो पढ़ लिया हमने सब कुछ, तो लेट्स नॉट डू दैट अगेन। राज्यसभा वॉज ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 3 अप्रैल। तो 3 अप्रैल को 1952 में बनी थी, और तब से अभी तक चल रही है। एंड इट्स हैड इट फर्स्ट सिटिंग 13 मई को हुई थी, सेम साल में 1952 में। तो पहली बार बनी और पहली बार उसकी पहली सिटिंग हुई। तो ये डेट्स हैं, डेट्स को चलो लिख लेंगे अपने नोट्स में, ठीक है। कभी कभी क्या पता कुछ आ जाए तो आना चाहिए। लोकसभा क्योंकि सरकारी बुक है। द लोकसभा पीपल is composed of representative of the people chosen by the direct election. Direct election से लोग हैं, every citizen of India who is not less than 18 years is entitled to vote in Lok Sabha unless he is otherwise disqualified. The maximum strength of the house envisaged in the constitution is 552. ठीक है, 552 होता है, इसलिए लोग कहते हैं आपकी बार 400 बार। तो 400 बार का मतलब बेसिकली आप मेजोरिटी में आ रहे हो, ठीक है। तो 552 आपकी पूरी सीट्स हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द लोकसभा शैल कंसिस्ट नॉट मोर देन 530 मेंबर चूजन डायरेक्टली बट डायरेक्ट इलेक्शन, ठीक है। नॉट मोर देन, देखो लिमिट लगा रखी, मैक्सिमम ऑफ 530 लोग लगा सकते हो डायरेक्ट इलेक्शन से, ठीक है। एंड नॉट मोर देन 20 मेंबर्स टू रिप्रेजेंट द यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। तो यानी कि आप लोग मैक्सिमम 430 ला सकते हो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी से, स्टेट से, यानी कि 530 आपके स्टेट के हो गए
और 20 हो गए आपके यूनियन टेरेटरीज के, तो कितने हुए 550 हो गए, बचे 2। ये 2 कौन है, वो एंग्लो इंडियंस है ना, जो प्रेसिडेंट को करता है, जो प्रेसिडेंट करता है। इन एडिशन प्रेसिडेंट में नॉमिनेट नॉट मोर देन 2 members टू रिप्रेजेंट एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। एट प्रेजेंट लोकसभा कंसिस्ट ऑफ 545 member। द elective seats in Lok Sabha are divided among 20 states and 7 union territories as given in table 5.2। आगे टेबल दे रखी है, तो ये ठीक है। तो इतना पता होना चाहिए कि हाँ 552 की लिमिट है और ऐसे मैक्सिमम लिमिट दे रखी है सबकी। Besides, the 2 members have been nominated to represent the Anglo-Indian community। Anglo-Indian community बेसिकली तो ब्रिटिश के लोग जो यहाँ रह गए थे वो लोग हैं। The elective membership is distributed in such a manner that the ratio between the number of seats allocated to each state and the population of the state is far as the same for all state। तो प्रोपोर्शनल है बेसिकली, जितनी भी सीट्स होंगे एलोकेट होंगे टू ईच स्टेट, कि हर स्टेट से कितने आएंगे, तो वो प्रोपोर्शनल है बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन। ठीक है, सिंपल सी बात है। सीट्स इन द लोकसभा आर रिजर्व्ड फॉर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब से ऑन द बेसिस ऑफ देयर पॉपुलेशन रेशियो इन रेस्पेक्टिव स्टेट। तो भाई ST SC के लिए भी रिजर्वेशन है उस स्टेट के हिसाब से, यानी कि अगर बोल रखा है 2% सीट्स मान लो रिजर्व्ड है लोकसभा में, तो हर स्टेट से 2% लोग आएंगे ST SC कम्युनिटी से। तो क्या है बेसिकली बेस्ड ऑन पॉपुलेशन रेशो इन द रिस्पेक्टिव स्टेट। ठीक है, यानी कि अगर किसी स्टेट में मान लो ST SC ही भरे हुए हैं, ठीक है, तो उसका पॉपुलेशन रेशो निकालेंगे कि टोटल कितने और उसमें से आपके ST SC कितने हैं। ठीक है, उस हिसाब से निकालेंगे। तो अभी फॉर्मूला हम डिस्कस नहीं कर रहे, बट हाँ ये आप ऐसा भी याद करके चलो कि हाँ कि बेस्ड ऑन पॉपुलेशन रेशो है। ठीक है, अगर किसी स्टेट में मान लो 10% SC ST हैं तो 10% लोग लोकसभा में आएंगे, किसी में 90% ST SC हैं तो 90% लोग उस स्टेट के ST SC के आएंगे। तो ऐसा है। ओरिजिनली इट वॉज ओनली फॉर 10 years बट इज बीन एक्सटेंडेड एवरी टाइम फॉर द नेक्स्ट 10 years। Under the latest amendment, it is now for 60 years until year this। ठीक है, तो ये बढ़ा रखा है। तो ST and SC के भी पॉपुलेशन रिजर्व्ड है। ठीक है, तो पहले लाइन में दोबारा पढ़ लेते हैं। द इलेक्टिव मेंबरशिप इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन सच अ मैनर द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ सीट्स एलोकेटेड टू ईच स्टेट एंड पॉपुलेशन ऑफ स्टेट इज फार एज पॉसिबल द सेम फॉर ऑल स्टेट। तो सीट्स के बारे में कि यूपी को थोड़ी ज़्यादा सीट्स मिल जाएंगी हमारे लोकसभा में और सिक्किम को थोड़ी कम मिल जाएंगी, तो बेस्ड ऑन हमारा पॉपुलेशन ही है। ठीक है, पॉपुलेशन यहाँ पे भी और पॉपुलेशन यहाँ पे भी। ओके, द टर्म ऑफ द लोकसभा अनलेस डिसॉल्व अर्ली इज 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट फॉर इट्स फर्स्ट मीटिंग। हाउएवर व्हाइल प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन दिस पीरियड कैन बी एक्सटेंडेड बाय द पार्लियामेंट बाय लॉ फॉर पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 year at a time and not exceeding in any case a period of 6 months after proclamation has keys to operate। ठीक है, तो अगर बेसिकली एमरजेंसी लग गई, वैसे तो 5 साल है, बट एमरजेंसी लग गई तो पार्लियामेंट बाय लॉ अमेंड कर सकती है फॉर नॉट एक्सीडिंग 1 year एट अ टाइम, 1 साल बढ़ा सकती है, एंड नॉट एक्सीडिंग इन एनी केस अ पीरियड ऑफ 6 months आफ्टर द प्रोक्लेमेशन हैज़ कीज टू ऑपरेट। और अगर एमरजेंसी हट गई, एमरजेंसी नहीं है, एमरजेंसी हट गई, उसके 6 महीने बाद तक ही हो सकता है। अगर इमरजेंसी है तो 1 साल और इमरजेंसी नहीं है तो 6 महीने। ऐसा है। फिर से दोबारा पढ़ लेते हैं। हाउएवर व्हाइल प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन दिस पीरियड कैन बी एक्सटेंडेड बाय पार्लियामेंट ऑफ लॉ फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 year एट अ टाइम एंड नॉट एक्सीडिंग इन एनी केस अ पीरियड ऑफ 6 months आफ्टर द प्रोक्लेमेशन हैज़ कीज्ड टू ऑपरेट। ठीक है, सिंपल। तो अभी तो हम अंडरलाइन करते जा रहे हैं। ये देखो ये सब लिखा हुआ है इसमें। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स इस दिन आया 26 जनवरी को। द फर्स्ट जनरल इलेक्शन अंडर द न्यू लॉ वर हेल्ड। इलेक्शन हुए, द फर्स्ट पार्लियामेंट 2 हाउस आया, केम इनटू इस दिन आ गया। गिवन द डेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड डिसोल्यूशन द फर्स्ट, डेट्स वगैरह दे रखी हैं कि कब हुआ क्या हुआ, कब हुआ क्या हुआ। इट वुड नॉट बी सीन दैट नन ऑफ द लोक सभा हैज़ सो फार स्टूड डिसॉल्व ऑन द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म। तो एक बार दोबारा पढ़ना पड़ेगा, मैंने थोड़ा फोकस नहीं किया। इट वुड बी सीन दैट नन ऑफ द लोकसभा, कोई भी लोकसभा नहीं है ऐसी, दैट हैज़ सो फार स्टूड डिसॉल्व ऑन द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म, अपनी टर्म से एक्सपायरी विद अ डेज मंथ और ईयर बिफोर द एक्सपायरी एवरी लोकसभा हैज़ बिन डिसॉल्व। अपने से पहले ही हो गया मतलब,
जब एक्सपायरी होनी थी उससे पहले ही डिसॉल्व हो गई। द टर्म ऑफ 5th लोकसभा ड्यूरिंग इंटरनल इमरजेंसी वॉज एक्सटेंडेड बाय 2 years, बट द हाउस डिड नॉट कंप्लीट द एक्सटेंशन टर्म एंड वॉज डिसॉल्व। तो उसको भी डिसॉल्व कर दिया, बट 2 years तो वैसे अलाउड नहीं होता, कॉन्स्टिट्यूशन में 1 ही होता है, बट पता नहीं 2 क्यों बोल रहे हैं। ठीक है, मतलब ये तो पॉलिटिक्स वाली बात है कि हाँ नहीं हुई, हमको तो कॉन्स्टिट्यूशन देखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। मेंबरशिप, क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप। अब देखते हैं हम लोग कैसे बनेंगे सांसद। ठीक है, आर्टिकल 83 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन द क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ द 2 हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल अ पर्सन मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया एंड नॉट लेस देन 30 साल की उम्र होनी चाहिए इन केस ऑफ राज्यसभा, क्योंकि राज्यसभा में क्या है, थोड़े एल्डरली लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, तो 30 ईयर्स, और 25 साल चाहिए लोकसभा में, है ना। लोकसभा में थोड़े यंग लोग चाहिए और राज्यसभा में थोड़ा स्टेट के लोग आ रहे हैं, तो ऐसा कहते हैं कि सीनियर लोग आ रहे हैं, तो 30 साल। और डिस्क्वालिफिकेशन है अंडर आर्टिकल, अब कौन सा आर्टिकल में क्या है इसको छोड़ो। अ पर्सन शैल बी डिस्क्वालिफाइड फॉर चूजन एज एंड for being a member of either of the house if he is not a citizen of India or otherwise owes allegiance to a foreign state, है ना, सिटीजन नहीं है। if he is an undischarged insolvent, कि उसने भाई अपने जो है EMI नहीं चुकाई है, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है कि उसने डिस्चार्ज नहीं किया, वो इंसॉल्वेंट है। और वन डिक्लेयर्ड बाय एन कॉम्पिटेंट कोर्ट टू बी अनसाउंड माइंड, किसी कोर्ट ने बोल दिया इसको गलती से कि भाई तुम्हारा दिमाग पागल हो गया, अनसाउंड माइंड हो, तो आपने EMI नहीं चुकाई, आपका दिमाग खराब है। ठीक है, EMI नहीं चुकाई, दिमाग खराब है, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, या आपका अनसाउंड माइंड है, कोर्ट ने बोल दिया, या आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से हो अंडर यूनियन स्टेट अदर देन द ऑफिस ऑफ मिनिस्टर और एनी ऑफिस एग्जम्प्टेड बाय पार्लियामेंट ऑफ लॉ, और पार्लियामेंट ने कानून में लिखा हुआ है कि इस वाले ऑफिस में बंदा काम नहीं करना चाहिए, तो यानी कि पार्लियामेंट भी सेट कर रहा है कि कौन कौन सी क्वालिफिकेशन होंगी। ठीक है, तो पार्लियामेंट का भी लेना देना है क्वालिफिकेशन में। एंड इफ ही is otherwise disqualified under any law made by the parliament, also a person may be disqualified on the ground of defection, डिफेक्ट कर जाता है अंडर 10th शेड्यूल। तो 10th शेड्यूल में लिखा होता है ना कि आप डिफेक्ट कर जाते हो, एक पार्टी में थे, कल दूसरी पार्टी में, फिर एक पार्टी में, दूसरी पार्टी में, तो डिफेक्शन का केस अगर आप पे लग गया है 10th शेड्यूल में जो लिखा है, तब भी आप क्या हो गए, डिस्क्वालीफाई हो गए MP बनने से, विच वॉज एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 52nd अमेंडमेंट। ठीक है, तो आप बेसिकली डिफेक्शन भी नहीं कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनकम्पिटेंट, ये सब सिंपल चीज़ें हैं, तभी आप बन सकते हो। ये डिस्क्वालिफिकेशन है। इफ एनी क्वेश्चन अराइजेस वेदर अ मेंबर ऑफ द आइदर ऑफ द हाउस हैव बिकम सब्जेक्ट टू एनी डिस्क्वालिफिकेशन इट शैल बी डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा। ये कौन सा आर्टिकल था अगर आपको याद करो तो आर्टिकल नंबर 71 था। ठीक है, शायद 71 था या 108 था, मेरे को याद नहीं आ रहा है, सही बताऊँ तो 108 था, हाँ 108 था, कि प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा कि कौन सा डिस्क्वालिफिकेशन क्या है, कैसा नहीं, डिस्क्वालीफाई किसको करना है, ठीक है, किसका ले ऑफ करना है, क्योंकि 72 में तो पार्डन, रिस्पाइट, रिप्राइव, रिमिशन वाली बात थी। ठीक है, तो ठीक है यार, ये तो इंपॉर्टेंट वाले जो हमने लिखे हैं वो तो याद करनी पड़ेंगे। तो मैं भी थोड़ा रिवाइज नहीं कर पाऊँ क्योंकि मैं भी अपने ऑफिस के काम में थोड़ा बिजी हो गया था, बट आई विल ऑल्सो रिवाइज। शैल बी डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर ऑब्टेनिंग द ओपिनियन ऑफ द, ओपिनियन भी लेगा इलेक्शन कमीशन का इन अकॉर्डिंग विद द ओपिनियन एक्सेप्ट इन द केस ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। डिफेक्शन के केस में कुछ नहीं बोलेगा, वेयर द मैटर वुड बी डिसाइडेड बाय द स्पीकर। ठीक है, डिफेक्शन के केस में नहीं बोलेगा, ये भी आता रहता हूँ, डिफेक्शन नहीं बोलेगा वो, क्योंकि डिफेक्शन के केस में कौन डिसाइड करेगा, स्पीकर या चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। ठीक है, स्पीकर तो स्पीकर होता है और चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा कौन होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है। तो वाइस प्रेसिडेंट देखेगा, बेसिकली चेयरमैन जो है वो वाइस प्रेसिडेंट है, तो वो देखेगा कि हाँ भैया डिस्क्वालिफिकेशन हो रहा है ड्यू टू डिफेक्शन, तो मैं देखता हूँ उसको। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 108 है, तो क्लियर हो गया ये भी। The job of the parliament and its member is to represent the people, to lay down policies, to make laws, and to exercise surveillance over executive action. With the exception of members who become minister, other members are not expected to exercise any executive power. Executive power नहीं कर सकते वो जो legislature के होंगे, by accepting any office of profit under government. If those charged with the responsibility of overseeing the executive themselves become part of executive establishment or become behold to the executive of office of profit under government, obviously they cannot be expected to faithfully perform any worthwhile oversight function. That's why article 102 में लिखा हुआ the constitution provides apart from certain other thing holding of profit under government would constitute a disqualification. इसलिए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर गवर्नमेंट आप दोगे तो डिस्क्वालीफाई कर जाओगे, क्योंकि आपका काम है
चेक करके रखना कि एग्जीक्यूटिव कैसे काम कर रहा है, बट आप खुद ही एग्जीक्यूटिव का पार्ट बन गया तो दैट इज़ नॉट द करेक्ट थिंग। ठीक है, तो ये है। तो इफ़ दे एग्जीक्यूटिव देमसेल्फ बिकम द पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव, तो ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंदर आता है। ठीक है, और पार्लियामेंट गिविंग अ समवट आर्बिट्ररी पावर टू द पार्लियामेंट लेजिस्लेचर, इट इज़ प्रोवाइडेड दैट एनी ऑफिस कैन बी एग्जम्प्टेड फ्रॉम डिस्क्वालिफिकेशन। ठीक है, किसी भी ऑफिस को डाल सकते हैं, वो उनकी मर्जी है कि भाई ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर स्टेट लेजिस्लेचर कॉरस्पॉन्डिंग टू आर्टिकल 102 103 आर आर्टिकल ये तो बेसिकली स्टेट पे भी सेम अप्लाई करता है, तो वो बात बोल रहा है, स्टेट पे भी सेम एप्लीकेशन है। अ मेंबर वॉज रिसेंटली, अभी देखो वो है बट पढ़ लेते हैं, पॉलिटिक्स है। मेंबर वॉज रिसेंटली डाइवेस्टेड इन हर राज्यसभा मेंबरशिप बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द इलेक्शन कमीशन as per आर्टिकल 103 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सेवरल अदर केसेस वर पेंडिंग डिसीजन, हाउएवर बिफोर अ डिसीजन कुड बी टेकन पार्लियामेंट पास्ड एन अमेंडमेंट ऑफ द पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन टू एग्जेम्प्ट फ्रॉम डिस्क्वालिफिकेशन होल्डर ऑफ द ऑफिस प्रॉफिट रिस्पेक्टिवली। ये तो बेसिकली किसी को निकालना था तो उन्होंने आर्टिकल कुछ तो बना दिया, मैं तो ना ध्यान नहीं दे रहा हूँ उस पर। ठीक है, क्योंकि यार ये पॉलिटिक्स है, नहीं आएगी है, छोड़ो। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, द पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट, जो दो बार चेंज हुआ, डिक्लेयर्स द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट विच डू नॉट क्वालिफाई द होल्डर देयर फॉर बीइंग चूजन। ठीक है, तो पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट जो है वो डिक्लेयर करता है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अगर कोई होल्ड करे तो वो बेसिकली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बन सकता। ठीक है, तो ये अच्छा, ये बात कहाँ लिखी हुई है कि किसी कानून में लिखी हुई है, किसी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है, कानून में लिखी हुई है? तो कोई आर्टिकल में नहीं लिखी, ये एक्ट में लिखी हुई है। ठीक है, तो एक्ट में तो ऐसा कोई बोल दे कि इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की अगर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आप होल्ड कर रहे हो तो पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वैसे भी, बट ये एक्ट का हिस्सा है, ये वाला पार्ट। वैसे इतना माइक्रो डिटेलिंग तो वो नहीं पूछेगा क्योंकि थोड़ा वैसे ब्लरी लाइन है चीज़ों की। ठीक है, क्योंकि हमसे कॉन्स्टिट्यूशन लाइन बाय लाइन एग्जाम में नहीं पूछता है, जनरल आइडिया कि आप अच्छे से गेस कर दो, बस उतना ही चाहिए होता है। तो ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का कुछ एक्ट लोग लेके आए थे। द टर्म ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर गवर्नमेंट हैज़ नॉट बी डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, और आरपीए कहीं भी डिफाइंड नहीं किया ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या है, और किसी भी कानून में डिफाइन नहीं किया। द कोर्ट एंड अथॉरिटीज हैव स्टेटेड दिस कनेक्शन सर्टेन ब्रॉड क्राइटेरियाज, बहुत ही ब्रॉड क्राइटेरियाज डिफाइन करती हैं कि क्या होता है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आर, फर्स्ट, इट इन्वॉल्व्स अपॉइंटमेंट बाय स्टेट इन वन फॉर्म और दी अनदर, कि स्टेट ने अपॉइंट किया है। इट इन्वॉल्व्स एन अपॉइंटमेंट, स्टेट का अपॉइंटमेंट है उसमें कि आपको किया गया था, इन एनी फॉर्म और अदर। इट कैरीज इमोलमेंट्स पेमेंट मोस्टली पीरियडिकली पेमेंट आ रही है। इट इज़ फॉर अ लिमिटेड पीरियड। ठीक है, लिमिटेड पीरियड तक का है ये। ठीक है, लिमिटेड पीरियड तक है। इट इज़ टर्मिनेबल, उसको टर्मिनेट कर सकते हैं। इट इज़ नॉट असाइनेबल, असाइन नहीं कर सकते किसी और को। इट इज़ नॉट हेरिटेबल। द होल्डर ऑफ द ऑफिस मस्ट सीव जूरिस का मतलब मेरे को पता नहीं है, तो मैं देख लूँगा इसको। सीव जूरिस का मतलब क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो कुछ आइडिया दिया है कि हाँ आप पीरियड के लिए आपको पेमेंट आ रही है, आपको स्टेट ने अपॉइंट किया है, सब कुछ। प्रॉफिट इन आर्टिकल 191 of the Constitution of India does not necessarily mean any remuneration in cash, but it certainly means some kind of advantage or gain which can be perceived. Profit का मतलब advantage भी होता है, but the mere influence which one gains by virtue of his position as a member of committee which has no remuneration attached to it is not an office of profit with the meaning of article 191 of the constitution, and the member of such committee would suffer no disqualification। तो किसी कमेटी का मेंबर है, वो उस कमेटी का मेंबर इन्फ्लुएंस दे सकता है, तो वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं है। ठीक है, इट इज़ नॉट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अगर वो कमेटी का मेंबर है। ठीक है, तो ऐसा बोल रखा है उन्होंने, कमेटी का मेंबर। प्रॉफिट कैनॉट देयर बाय आइडिया ऑफ पेक्यूनरी गेन, कोई गेन अगर आपको हो रहा है, इफ़ देर इज रियली अ गेन इन क्वांटम और अमाउंट would not be material, but the amount of money received by person in connection with the office he hold may be material in deciding whether office carries any profit। तो अगर आप देखो तो कुछ भी ना स्पेसिफिकली डिफाइन नहीं कर रहे हैं लोग कि क्या है एग्जैक्टली ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ओवरऑल आइडिया दे रहे हैं कि हाँ ऐसा है। द इमोलमेंट्स अटैच टू एनी ऑफिस में बी इन द नेचर ऑफ पे, सैलरी, ऑनोरियम फीस, डेली अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस विद सैलरी इज अटैच टू ऑफिस। इट्स इमीडिएट एंड इनडिस्पेबल मेक द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो
आपको बेसिकली पेमेंट आ रही है या फीस आ रही है, अलाउंस आ रहा है, ट्रैवल अलाउंस आ रहा है, तो वो भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है। इफ़ कंसिडरेशन इज पेड इन द शेप ऑफ रेमुनरेशन, सिटिंग फीस, अटेंडेंस फीस, इट बिकम प्रॉफिट। तो यार ये मेरे को कुछ भी काम का लग नहीं रहा है, सही बताऊँ तो, क्योंकि प्रीलिम्स में कुछ नहीं आने वाला। अकॉर्डिंग टू द पार्लियामेंट एक्ट, पर्सन इज नॉट एंटाइटल्ड टू एनी रेमुनरेशन, कंपनसेशन वाला है तो ही ले सकते हो, ठीक है, ये बैठाओ ये बैठाओ। अंडर द गवर्नमेंट के अंदर क्या है, द सोर्स फ्रॉम विच अ पर्सन रिसीव प्रॉफिट इज नॉट सोल्ड टेस्ट टू वेदर ही होल्ड्स एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट विद द मीनिंग, ये सब भी नहीं आने वाला यार। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के जो क्वेश्चन हैं, क्योंकि अभी जब प्रॉपरली डिफाइन ही नहीं है तो वो कैसे प्रीलिम्स में पूछेगा, कैसे वो पूछ ही नहीं सकता। पावर ऑफ गवर्नमेंट टू अपॉइंट पर्सन टू एन ऑफिस, पर्सन सर्विंग एज अ टीचर इन स्कूल रिसीविंग ग्रांट इन एड फ्रॉम गवर्नमेंट डज नॉट होल्ड एनी प्रॉफिट, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि बेसिकली स्कूल की फीस ही आ रही है तो ठीक है, तो क्या ही दिक्कत है, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा वेग टर्म है, तो मैंने इस चीज़ को कर दिया है इग्नोर, ठीक है, क्योंकि बेसिकली जो चीज़ नहीं आनी वो नहीं पढ़ेंगे। वेकेशन ऑफ सीट, आर्टिकल 101 lays down that member shall be required to vacate his in office if he is elected in the both house of parliament, इन बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और टू हाउस ऑफ स्टेट, तो अपनी सीट को उसको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है, कौन सी सीट को, अ मेंबर शैल बी रिक्वायर्ड टू वेकेट हिज सीट इन अ हाउस इफ ही इज इलेक्टेड टू बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और टू हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर इन केस लेटर, अगर स्टेट में वो इलेक्ट हो गए, इफ द मेंबर डज नॉट रिजाइन हिज सीट इन द स्टेट लेजिस्लेचर, हिज सीट इन द हाउस ऑफ पार्लियामेंट मे बी डिक्लेयर वेकेंट, तो उसकी सीट वेकेंट हो जाएगी। बेसिकली एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो वहाँ उसको छोड़ना पड़ेगा। अ सीट में ऑल्सो स्टैंड वेकेटेड इफ अ मेंबर बिकम सब्जेक्ट टू एनी डिसक्वालिफिकेशन हो गया, और वॉलेंटरली रिजाइन कर दे तो भी वेकेट हो गया। द हाउस में डिक्लेयर अ सीट वेकेंट इफ द कंसर्न मेंबर फेल टू अटेंड हाउस फॉर मोर देन 60 डे विदाउट परमिशन, तब भी वेकेट हो गया, ठीक है। तो वेकेट सीट वेकेट वाली बात हुई, तो 60 दिन वाला याद रखना, बाकी सब तो सिंपल है। अब है एंटी डिफेक्शन लॉ। ये एंटी डिफेक्शन लॉ मैं देख लेता हूँ कि कितना बड़ा है, क्योंकि यार ये एक ही गो में पढ़ना चाहता हूँ मैं, एक ही गो में पढ़ना चाहता हूँ मैं, और वैसे भी रिकॉर्डिंग की थोड़ी लंबी हो गई है, ठीक है। तो एंटी डिफेक्शन लॉ जो है, एंटी डेफिकेशन लॉ बोल देते हैं कुछ लोग, बट डेफिकेशन नहीं और डिफेक्शन है। एंटी डिफेक्शन लॉ, इसको हम अलग से पढ़ेंगे, ठीक है, और फिर एक बार में ख़त्म करेंगे। तो आज हमने पढ़ लिए अराउंड, कितने पढ़ने, एग्जीक्यूटिव के बाद ही पढ़ा था हमने, राइट। तो 115 से बहुत ही कम पढ़ने पड़े आज, तो बहुत अराउंड 10 पढ़ने, तो इट्स फाइन। तो ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट जितना पढ़ेंगे वो उसको अच्छे से पढ़ना है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जितना भी नोट्स बन रहे हैं तो उसको रिवाइज करते हुए चलें, बाद में दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो मिंटो मॉर्ले में क्या हुआ था, एक तरह से सेपरेट इलेक्टोरेट्स, बाद में पार्टीशन उसी से ही हुआ, ठीक है। चलो फिर बाय बाय।